हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदना राज चौरी चौरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा का इतिहास एवं मुख्य तथ्य, यानी हिंदी भाषा का इतिहास क्या है, कब बना, कैसे बना, उसकी बोलियां कितनी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है? हिंदी भाषा का विकास क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले संस्कृत, उससे क्या हुआ? पाली। संस्कृत के बाद पाली का विकास हुआ। पाली के बाद प्राकृत से अपभ्रंश, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से प्रारंभिक हिंदी स्टार्ट हुआ। तो इसका विकास कैसे हुआ? हिंदी का विकास क्रम क्या है, क्वेश्चन भी आता है। तो सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। और संस्कृत में कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना हुई और लौकिक संस्कृत में महाभारत और रामायण लिखा गया। अपभ्रंश कितने प्रकार के होते हैं? अपभ्रंश 7 प्रकार के होते हैं, जैसे पैशाची अपभ्रंश और श्रेणी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, प्रचंड अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, पहाड़ी महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। तो पैशाची अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाएं हैं? पंजाबी, लहंदा। और श्रेणी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी। अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ? पूर्वी हिंदी का। प्रचंड अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ। मागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ? बिहारी हिंदी, उड़िया भाषा, बांग्ला, असमिया भाषा। और खस अपभ्रंश से किसका विकास हुआ? पहाड़ी हिंदी का। और लास्ट कौन सा अपभ्रंश है? महाराष्ट्रीय अपभ्रंश है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और ये सारे क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, यानी जो पिछले साल के हिंदी में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में कितने भाषा परिवार हैं? तो भारत में कितने भाषा परिवार हैं? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कितने हैं? 4 हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो लैटिन, भारोपी, रसियन, अमेरिकन। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हिंदी क्या है? भारोपी भाषा परिवार से है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस काल में वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों के अलावा वाल्मीकि, व्यास, अश्वघोष, भास, कालिदास तथा माघ आदि की संस्कृत रचनाओं का सृजन हुआ? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, मोहनजोदड़ो आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। तो किसमें इसका सृजन हुआ, विकास हुआ? तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति कृत कीर्ति लता किस भाषा की रचना है? यानी विद्यापति की है कीर्ति लता, तो यह किस भाषा की रचना है? अवहट है, अवधी है, अपभ्रंश है, ब्रज है। तो किस भाषा में लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अवहट में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल रहमान कृत स्नेहराशय किस भाषा की रचना है? तो अब्दुल रहमान की रचना है स्नेहराशय, किस भाषा की रचना है? ब्रज की है, अवधी की है, अपभ्रंश की है, खड़ी बोली की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपभ्रंश। आगे बढ़ते हैं, अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? मीराबाई को, रश खान को,
सूरदास को, गदाधर भट्ट को। तो किसको कहा जाता है? अष्टछाप का जहाज। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूरदास को कहा जाता है अष्टछाप का जहाज। आगे बढ़ते हैं। अवधी भाषा की पद्मावत किसकी रचना है? तो अवधी भाषा की पद्मावत किसकी रचना है? ये तो सबको पता है कि जयसी की है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पद्मावत किसकी रचना है? जयसी की है, यानी मलिक मोहम्मद जयसी की है। लेकिन किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। ये इम्पोर्टेंट है। तो पद्मावत किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। और किसकी है? जयसी जी की है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करिएगा और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चन है सारे। इससे 2-3 क्वेश्चन जरूर आएगा। खड़ी बोली में रचित गोरा बादल की कथा के रचनाकार हैं। तो गोरा बादल के रचनाकार कौन है? मलुकदास हैं, रज्जक, दादू, जटमल। तो कौन से हैं? तो जटमल है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। खड़ी बोली में रचित गोरा बादल की कथा के रचनाकार कौन है? और ये खड़ी बोली में है, तो इसके रचनाकार हैं जटमल जी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आदिकाल के प्रमुख कवियों में शामिल है। तो आदिकाल के कौन कौन से कवि हैं? विद्यापति, चंद्रबरदाई, गोरखनाथ, सभी। तो आदिकाल के प्रमुख कवि कौन हैं? सभी हैं, विद्यापति, चंद्रबरदाई, गोरखनाथ। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मध्यकालीन यानी अष्टछाप नाम से प्रसिद्ध कवियों में से निम्न में से कौन शामिल थे? तो मध्यकालीन यानी अष्टछाप नाम से प्रसिद्ध कवियों में कौन शामिल थे? बिहारी जी थे, सूरदास थे, नाभादास, तुलसीदास। तो कौन थे? सूरदास जी थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चमक किस भाषा का शब्द है? चकमक, चकमक किस भाषा का शब्द है? तुर्की है, फारसी है, अरबी है, पुर्तगाली है। तो चमक किस भाषा का शब्द है? चकमक किस भाषा का शब्द है? चकमक एक शब्द है, तो किस भाषा का है? तुर्की का है, फारसी का है, अरबी का है। तो किसका है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तुर्की भाषा का शब्द है चकमक। अगला क्वेश्चन है, किस लेखक द्वारा सन 1804 में लिखा गया प्रेम सागर नामक ग्रंथ आधुनिक हिंदी गद्य का प्रथम ग्रंथ बना? तो किस लेखक द्वारा सन 1804 में लिखा गया प्रेम सागर नामक ग्रंथ आधुनिक हिंदी गद्य का प्रथम ग्रंथ बना? तो आधुनिक हिंदी गद्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? प्रेम सागर है। और इसके लेखक कौन है? निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लल्लूलाल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लल्लूलाल। तो इसका एक ट्रिक है कि प्रेम में सब क्या हो जाते हैं? लल्लू हो जाते हैं। तो प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लूलाल की है। और ये क्या है? आधुनिक हिंदी गद्य का प्रथम ग्रंथ है। तो पूछ भी सकता है कि आधुनिक हिंदी ग्रंथ का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो प्रेम सागर है। और किसकी है? तो लल्लूलाल की है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन छायावाद के शीर्ष रचनाकार हैं? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, उपरोक्त सभी। तो छायावाद के रचनाकार कौन है? ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौरवी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खड़ी बोली, मेवाती, मैथिली, अवधी। तो कौरवी बोली को मेवाती से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौरवी बोली को किससे जाना जाता है? कौरवी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो खड़ी बोली से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी तो बी पहले दे दिया है, तो इसमें लेकिन आंसर बी ही होगा, यानी बी एक जगह पे बी लिखा है। तो कौरवी बोली को किस नाम से जानते हैं? खड़ी बोली के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, खड़ी बोली। आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से किससे ब्रज भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है? तो किससे ब्रज भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है? सौरसेनी अपभ्रंश से, खड़ी बोली से, मैथिली से, अवधी से। तो ब्रज भाषा की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है सौरसेनी अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, बाराबंकी, इलाहाबाद, लखनऊ, जौनपुर आदि जिलों में निम्न में से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? बाघेली, खड़ी बोली, मैथिली, अवधी। तो यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, अवधी बोली जाती है। अवधी क्योंकि ये सब अयोध्या के आसपास में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे अवधी बोली जाती है। अगला है, बाबा नागार्जुन किस भाषा के लेखक थे? तो बाबा नागार्जुन किस भाषा के लेखक थे? बाघेली, खड़ी बोली, मैथिली, अवधी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैथिली। अगला क्वेश्चन है, भोजपुरी का शेक्सपियर और अनगढ़ हीरा उपनामों से कौन से भोजपुरी के लेखक मशहूर रहे हैं? तो भोजपुरी का शेक्सपियर और अनगढ़ हीरा उपनामों के लेखक भोजपुरी के कौन से मशहूर हैं? तो भिखारी ठाकुर है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो भोजपुरी का शेक्सपियर और अनगढ़ हीरा है, यह उपनामों यानी इनको यह उपनाम दिया गया है, तो भिखारी ठाकुर है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनको किस नाम से जाना जाता है? भोजपुरी का शेक्सपियर और अनगढ़ हीरा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी घोषित की गई? तो किस अनुच्छेद के तहत? 343, 3431, 3432, 3433। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यानी राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी घोषित की गई? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, 343 यानी आर्टिकल 343। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 है, अनुच्छेद 351 का निर्माण राजभाषा हिंदी के लिए किस संदर्भ में किया गया? अंग्रेजी को सहभाषा बनाने के लिए और हिंदी भाषी राज्यों में राजभाषा बनाने के लिए, हिंदी के विकास के लिए, अनुच्छेदों की समीक्षा के लिए। तो अनुच्छेद 351 का निर्माण राजभाषा हिंदी के लिए किस संदर्भ में किया गया? तो हिंदी के विकास के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो किस आर्टिकल में कहा गया कि संविधान के किस आर्टिकल में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी? तो आर्टिकल नंबर 343 ए हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। वर्तमान में संविधान में अनुसूचित भाषाओं की संख्या 22 है। तो वर्तमान में कितनी भाषा हैं? 22 हैं। और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वर्तमान में 22 भाषा हो गया है और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, कितनी जोड़ी गई हैं? आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? तो हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? 52 है, 51 है, 45 है, 42 है। तो कुल कितने वर्ण हैं? तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 52 है। तो वर्गों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर हैं? तो कितने स्वर होते हैं? 10, 12, 11, 9। तो कितने स्वर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हिंदी की देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11 होती है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने अनुस्वार हैं? तो कुल कितने अनुस्वार हैं? 4 है, 3 है, 2 है, 1 है।
कितने अनुसार हैं? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 4 यानी डी। तो डी सही हो जाएगा। हिंदी की देवनागरी लिपि में केवल एक अनुसार है, इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने विसर्ग हैं? तो विसर्ग कितने हैं? 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो कितने विसर्ग हैं? तो हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने विसर्ग हैं? एक ही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी कौन है? तो हिंदी डैश भाषा की उत्तराधिकारिणी कौन है? यानी हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी कौन है? अवधी है, ब्रज है, देवनागरी है, संस्कृत है। तो किससे उत्पत्ति हुई है हिंदी भाषा की? तो संस्कृत से हुई है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हिंदी की आदि जननी यानी उत्तराधिकारिणी कौन सी है? संस्कृत भाषा है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है। फिर अपभ्रंश अवहट से गुजरती हुई प्राचीन हिंदी प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। अगला क्वेश्चन है, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी तो हिंदी का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। तो संसार की भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी इंडो परिवार की भाषा है तथा संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 14 सितंबर 1949 को। तो राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है यानी राजकाज की भाषा हिंदी में होगी। तो जो भाषा राजकीय कार्य के लिए प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। राजभाषा संवैधानिक शब्द है। यानी राजभाषा कैसा शब्द है? संवैधानिक शब्द है। एक क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि राजभाषा कैसा है? तो संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। तो हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को डैश के रूप में मान्यता मिली। तो आर्टिकल 343 के अनुसार हिंदी को कैसी मान्यता मिली? राष्ट्रभाषा का, राजभाषा का, मातृभाषा का, विभाषा का। तो कैसी मान्यता मिली? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजभाषा। तो संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 343 द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। अगला क्वेश्चन है, जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वह भाषा व्यापक रूप से उस क्षेत्र की डैश। तो मानक भाषा कही जाती है, उपमानक भाषा कही जाती है, मातृभाषा कही जाती है, संचार भाषा कही जाती है। तो जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वह भाषा व्यापक रूप से उस क्षेत्र की कौन सी भाषा हो जाती है? मातृभाषा कही जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है यानी हम लोग जहाँ रहते हैं जो भाषा बोलते हैं यानी जो जहाँ पे पैदा होते हैं जो भाषा बोलता है वह उनकी क्या हो जाती है? मातृभाषा कही जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो जन्म लेने के बाद मानव जो प्रथम भाषा सीखता है तो उसकी मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषाई पहचान होती है। अगला है, विश्व की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान। तो विश्व की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? चौथा है, दूसरा है, तीसरा है, पांचवा है। तो विश्व की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है? तो हिंदी का स्थान है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तीसरा स्थान है। तो हिंदी भारत की प्रथम राजभाषा और भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। विश्व में हिंदी भाषा का तीसरा स्थान है। यह विश्व की शक्तिशाली भाषाओं में से एक है।
अगला है विभाषा को कहा जाता है। तो विभाषा को क्या कहा जाता है? उपभाषा, परिनिष्ठित, विशिष्ट भाषा, वैज्ञानिक भाषा। तो विभाषा को क्या कहा जाता है? तो विभाषा को क्या कहा जाता है? उपभाषा कहा जाता है। विभाषा को उपभाषा कहा जाता है। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है, यानी बोली की अपेक्षा वो बड़ा होता है, यानी उसका विस्तार ज़्यादा होता है, उसे उपभाषा कहते हैं। छत्तीसगढ़ी बोली संबंध है। छत्तीसगढ़ी बोली का संबंध है पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, राजस्थानी हिंदी से, पहाड़ी हिंदी से। तो किससे है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पूर्वी हिंदी से है। पूर्वी हिंदी की अवधि एवं छत्तीसगढ़ी प्रमुख बोलियाँ हैं। तो पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियाँ कौन कौन सी हैं? अवधी है और छत्तीसगढ़ी है। मैथिली भाषा का केंद्र है। तो मैथिली भाषा का केंद्र क्या है? तिरहुत है, अयोध्या है, कुरु जनपद है, लखनऊ है। तो मैथिली कहाँ पे मुख्य रूप से बोली? तो मैथिली भाषा का केंद्र है तिरहुत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैथिली भाषा का केंद्र तिरहुत है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है ददर भाषा का दूसरा नाम है। तो ददर भाषा का दूसरा नाम क्या है? बलूची है, यूनानी है, द्रविड़ है, पैसाची है। तो ददर भाषा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पैसाची है। अगला क्वेश्चन है संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वे कहलाते हैं। तो संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं क्या कहलाते हैं? तद्भव, तत्सम, विदेशी, तत्सम, देशज। तो क्या कहलाते हैं? संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी यानी तत्सम कहते हैं। तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग के होते हैं वह तत्सम कहलाते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से 21वीं ईस्वी तक, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या है? तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल है, यानी समय है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? द्वितीय में, अष्टम में, तृतीय में, चतुर्थ में। तो भारतीय भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो अनुसूची कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 8वीं अनुसूची में है, यानी भाषा किस में? 8वीं अनुसूची में है और आर्टिकल 343 में है। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की है, फारसी है, अरबी है, संस्कृत है। तो उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, उर्दू शब्द मूलतः तुर्की भाषा का शब्द है। और हिंदी किस भाषा का शब्द है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। उर्दू किस भाषा का है? तुर्की भाषा का है। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी इलाकों में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी, मेवाती, मारवाड़ी, कन्नौजी। पहाड़ी इलाके में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गढ़वाली और कुमाऊनी। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? भारोपी, देवनागरी, खरोष्ठी, गुरुमुखी, कैथी। तो ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? देवनागरी की। आगे, विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं का क्रम। तो विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं का क्रम क्या है? चीनी, अंग्रेजी, हिंदी। तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा चीनी बोली जाती है, सबसे ज़्यादा, उसके बाद अंग्रेजी, उसके बाद हिंदी, यानी हिंदी का विश्व में तीसरा स्थान है। तो विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा का क्रम है चीनी, अंग्रेजी, हिंदी। अगला है रानी केतकी की कहानी में प्रयोग हुई भाषा को कहा गया है। तो रानी केतकी की कहानी में प्रयोग हुई भाषा को क्या है कहते हैं? हिंदुस्तानी, खड़ी बोली, उर्दू, अपभ्रंश। तो रानी केतकी की कहानी में
कौन सी भाषा यूज हुई है? तो हिंदुस्तानी। खड़ी बोली, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, खड़ी बोली। अवधी तथा बघेली किस उपभाषा के अंतर्गत आती हैं? पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो अवधी तथा बघेली किस उपभाषा के अंतर्गत आती हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी तथा बघेली आती हैं। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। ओके बाय, जय हिंद।